नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। हमसे, आपसे, हम सब के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सरोकारों से सजे हमारे ख़ास कार्यक्रम नमस्ते यूपी में आपका स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। ये सच है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, समाज को बेहतर बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है तो अच्छा अच्छा करना है और अच्छा अच्छा करने के लिए अच्छा अच्छा सोचना है। तो आइए अपने शो की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। आज का सुविचार कहता है, आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ये इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। बचपन से हम सभी लोगों ने सोचा था कि जब भी हम उद्योग की बात करते हैं तो तीन शब्द हमारे मन में उभरते हैं: लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और भारी उद्योग। वैसे ही जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो तीन शब्द हमारे जहन में उभरते हैं: बिजली, सड़क और पानी। लेकिन बदलते दौर के साथ साथ इन शब्दावलियों के साथ कुछ नई शब्दावलियां भी इन क्षेत्रों में जुड़ गई हैं, जैसे एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, ट्रिलियन, बिलियनायर, फिफ्थ वर्ल्ड इकोनॉमी। इस तरीके की शब्दावलियां भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये शब्दावलियां भले ही भारी भरकम हो और मुश्किल लगती हों, लेकिन इन मुश्किलों से निजात दिलाने के लिए, इन मुश्किलों को आसान और सरल शब्दों में बताने के लिए हमारे स्टूडियो में तीन खास विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए पहले उनसे आपका हम परिचय करा दें। आप हैं तन्वी औटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप हैं अमित कुमार जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और आप हैं पीबी दंडवती जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अब आइए आपको लिए चलते हैं आज के अपने विषय की तरफ। आज का विषय आज का विषय है नए भारत के निर्माण में एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका। इस विषय पर हम बात करेंगे और इससे शुरुआत हम करते हैं पीबी दंडवती जी से। दंडवती जी, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में आम बोलचाल की भाषा में ही हम बातें करते हैं, उसी भाषा में हम पढ़ाई करते हैं और उसी भाषा में हम लेन देन करते हैं। हमारी ज़्यादातर जनता कारपोरेट नहीं समझती, ज़्यादातर जनता बिलियनायर नहीं समझती। हमारी जनता कारपोरेट के बजाय व्यापार समझती है, बिलियनायर के बजाय लखपति और करोड़पति समझती है। लेकिन आज के इस बदलते दौर में एमएसएमई एक ऐसा शब्द है जो बहुत कुछ हमारी इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करता है, हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है, रोजगार भी देता है। लेकिन
सवाल यहाँ पे ये है कि उस रोज़गार को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर स्किल्स क्या होनी चाहिए, योग्यताएं क्या होनी चाहिए। लेकिन हमारे दर्शकों को आप शॉर्ट में ये बताइएगा कि एमएसएमई क्या है। अगर आप पुराने ज़माने में जाएंगे जी, तो 12 बलूतेदार एक सिस्टम थी हमारे देश में, जैसे सुतार, लोहार, चांभार, कुंभार, ये सब ही उस टाइम के उद्यमी ही थे। लेकिन उन सब लोगों को इकट्ठा करके एक कोई नेता जो उद्योग खड़ा करता है, उद्यम खड़ा करता है, जैसे कि इमारत है, एक ढांचा है, वो ढांचा बांधने के लिए ये सब 12 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो वो ढांचा बनाने वाला जो है वो आज की तारीख में जिसको SME कहते हैं, और छोटा है तो माइक्रो कहते हैं। तो इसमें एक SME की अहम भूमिका यह है कि रोजगार पैदा करे, जिनके पास स्किल है, जिनके पास अनुभव है जी, उनको ज्यादा बढ़ावा दे। अमित जी, दंडोदी जी ने SME की बात की, मैं आपसे MSME की बात करूंगा। MSME क्या है, पहले तो इसका फुल फॉर्म बताइए हमारे दर्शकों के लिए, और MSME का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे देश की GDP में। MSME को हम जानते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के नाम से। ओके, इसको मैं थोड़ा सा अगर और डिफाइन करूं तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं टर्नओवर के हिसाब से कि किसी भी बिजनेस का, किसी भी एंटरप्राइज का टर्नओवर कितना है। तो 5 करोड़ तक के टर्नओवर के बिजनेस को हम माइक्रो एंटरप्राइज बोलते हैं। 5 से 50 करोड़ तक के बिजनेस को हम स्मॉल एंटरप्राइज बोलते हैं, और 50 से 250 करोड़ तक के टर्नओवर को फिर हम मीडियम एंटरप्राइज बोलते हैं। तो ये तो हमारा टर्नओवर के हिसाब से क्लासिफिकेशन है जी। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसकी प्रोग्रेस में हम उसको नापते हैं GDP के माध्यम से, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है हमारा किसी भी कंट्री का। और इंडिया के GDP में आज की तारीख में लगभग 30% का जो योगदान है वो MSME की तरफ से है। लेकिन जो सरकार है वो उसको इस तरह से देख रही है कि सरकार चाहती है कि हमारी इकोनॉमी जो अभी 4 ट्रिलियन के आसपास है, 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, वो 5 ट्रिलियन डॉलर पे आए और उससे आगे जाए, जिससे कि हम नंबर 5 से नंबर 3 इकोनॉमी पे आ जाएं। ठीक है, जो ओवरऑल हमारी GDP की लिस्ट है जी। तो वो करने के लिए सरकार का मानना है और कि ये 30% का जो योगदान है ये 50% के पास होना चाहिए। और इसको अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड इकोनॉमी से, वहां पर भी ऐसा हुआ है कि जो भी कंट्री प्रोग्रेस की तरफ बढ़ी है, जिसने भी प्रोग्रेस किया है, उसमें MSMEs को साथ में लेके प्रोग्रेस किया है। क्योंकि अकेले अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड प्रोग्रेस करेगा तो वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी होता है और फाउंडेशन वीक हो जाती है। तो अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है और एक बढ़िया फाउंडेशन के साथ सेंचुरीज के लिए इस देश को आगे बढ़ाना है, ना कि डेकेड्स के लिए, मतलब जो बोलते हैं ना हम कि सदियों के लिए अगर जो हमें फाउंडेशन बनानी है, तो MSME का कंट्रीब्यूशन 30% से 50% होना ही चाहिए। हमारे साथ एक युवा उद्यमी तन्वी औठी जी मौजूद हैं, तो हम इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम उनसे ये ज़रा पूछ लें कि तन्वी जी, ये सरकार जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और उद्योगों में भी बहुत सारी रियायतें दी जा रही हैं महिला को एक उद्यमी के तौर पे, क्योंकि माना ये जाता है और बल्कि ये सच भी है कि महिला इस समाज की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, एक तरीके से वो स्तंभ है जिस पे ये पूरा का पूरा समाज खड़ा है। और जब समाज खड़ा है तो जाहिर सी बात देश भी खड़ा है और पूरी मानवता स्त्री के ही उस आधार स्तंभ पे खड़ी है। तो इस सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष तौर से उद्यम में किस तरीके की रियायतें दी हैं, और एक उद्यमी होने के नाते आपका अनुभव क्या कहता है? पुराने ज़माने में जैसे होता था कि महिलाएं घर तक सीमित नहीं रही है। आज महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के चल रही है। इसका योगदान हमारे गवर्नमेंट का बहुत है। जैसे मुद्रा योजना जैसी स्कीम्स उन्होंने लाई है कि एक छोटे से छोटा व्यापार भी कोई भी महिला अपने घर से कर सकती है, और मुद्रा योजना के मार्फत उन्हें वो लोन दिए जाते हैं।
जैसे आपने बताया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज जब हमारे घर में बेटी पैदा होती है तो एक खुशी का माहौल होता है घर में, जो पहले ज़माने में नहीं होता था। बट इन स्कीम्स की वजह से आज लोग बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, नारी शक्ति को पुरस्कार दिए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड में, ना कि भारत में। तो इन पुरस्कारों से उनको बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। और जैसे मेरी बात है, हाँ, मैं एक सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, तो हमारे घर में मुझे कोई भाई नहीं है, हम 2 बहनें हैं। तो अगर मेरे पिताजी ने उसे सोचा होता कि मेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा, तो उन्होंने अगर ये सोचा होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो उन्होंने भी अपनी बेटी को उसी तरह बड़ा किया है जिस तरह से लोग आज अपने बेटे को करते हुए आ रहे, कि महिलाएं भी, बेटियां भी आपके वंश को आगे ले जा सकती है। हमारे ऑफिस में एक सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है, या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, बट महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 70% महिलाएं हमारे ऑफिस में, हम उनको रिक्रूट करते हैं। और हम ना कि टियर 1 जो सिटीज होते हैं, टियर 2 और टियर 3 सिटीज से इन महिलाओं को लेके ट्रेनिंग डेवलपमेंट उनका करवा के आज वो फेस ऑफ द कंपनी बन रही है। तो इससे अच्छा ज़माना नहीं हो सकता महिलाओं को काम करने के लिए। और जो अपने गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, उस वजह से महिला उद्योजिका मेरे जैसी और भी होंगी जिन्हें बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। क्या बात है अमित जी। सवाल यही था कि एक्सपोर्ट में जो एमएसएमई का प्रतिशत 50 है, उसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं? हम अगर देखें कि भारत की जो इकोनॉमी थी, पहले एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी थी, तो उस समय भारत का जो एक्सपोर्ट होता था, तो जो हम कंज्यूम कर पाते थे वो हम अपने देश में कंज्यूम करते थे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट हमारे जो खाद्य पदार्थ थे वो एक्सपोर्ट हो रहे थे। धीरे धीरे फिर इकोनॉमी ने और ग्रो किया और हम मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेट करने लगे। और फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उनको हम आर्टिफैक्ट्स बोलें, चाहे ज्वेलरी बोलें, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेक ओवर करने लगे। मैं ये मानता हूँ कि जो ये 50% वाली जो जर्नी होगी, जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन की होगी, अगर हमें वहाँ पे जाना है तो हमें डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की तरह थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में अगर आप देखें कि सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत होता है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट, यानी कि टेक्नोलॉजी को कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी को हम, इंजीनियरिंग सर्विसेज को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है वहाँ। अमित जी ने एक बात कही है सर्विस सेक्टर की। दंडोती जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सर्विस सेक्टर क्या, जैसे हम अगर हिंदुस्तान में है और हमने पीएचडी कर ली या हमने यूजीसी नेट कर लिया, तो और हम शिक्षक बनना चाहते हैं, हम चले गए विदेश, तो क्या ये सेवा है, ये सर्विस सेक्टर में आता है? नहीं, ये सर्विस सेक्टर में नहीं आता है जी। इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ का जो ढांचा है, जी, यहाँ हमने जो हमारे खुद के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, हाँ, वो बाहर बेचे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, हमारे कंसल्टेंसी, ध्रुव कंसल्टेंसी हमारी कंपनी है जी। इस कंपनी में हम देश के लिए 20 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है। 9-10 साल से हम एक्सप्रेसवे तक बना चुके हैं। यहाँ हम यूपी में, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में भी हम सलाहकार है। अच्छा। शासन के लिए, उत्तर प्रदेश शासन के लिए। यही जो हमारी स्किल है, यही हम अगर बाहर जाके करें, जैसे कि जो विकसनशील देश है, अफ्रीका में है, एशिया में है, वहाँ हम 25 साल पहले उस कैटेगरी में थे, आज हम बहुत आगे चले गए। जैसे अमित जी ने बताया, अभी हम 3rd इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो हम डेवलप्ड कंट्री के इसमें जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डेवलपिंग है, विकासशील है, विकसनशील है, विकासशील है। तो उसके यहाँ जागतिक बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये लोग पैसा देते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। और जो रास्ते की बात कर रहा हूँ, बिजली, सड़क या और पानी की बात कर रहे हैं, तो ये करते वक्त वो सलाहकार की
थ्रू ये करते हैं, सलाहकार को उनको देना पड़ता है। जी ठीक है। तो अगर भारत की कंपनियां जैसे हमारी कंपनी है, हम अभी विदेश में पैर रख चुके हैं। ठीक है। 75 जगह हमने टेंडर डाले हैं, 15 जगह हमारा सिलेक्शन हुआ है और 2 या 3 काम हमें ये मिलने की उम्मीद है। तो हमारा जो उत्पन्न होगा, इनकम होगा, वो डॉलर में, यूरो में आएगा और वो देश में आएगा। तो देश का जो विदेशी चलन है उसकी संख्या बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे जो नौजवान है जो आज मेरे रास्ते पे काम कर रहे हैं, जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे पे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनको बाहर जाके काम करने का एक मौका मिलेगा और डॉलर में कमाई करने का मौका मिलेगा, पैर यहाँ रख के, ना कि सब छोड़ के अमेरिका में जाओ पढ़ो वहां। यानी पैर आपके हिंदुस्तान की धरती पे हो और इरादे इतने बुलंद हो कि आप आसमान छू सकें। ये हम आपसे जानना चाहेंगे तन्वी जी कि अभी G20 का सम्मेलन हुआ भारत में और दुनिया के 20 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आए। हमने उनका स्वागत किया, बहुत सारी बिजनेस डील हुई, इकोनॉमिक्स को उससे फ़ायदा हुआ, सोशली भी हमारी एक पहचान पूरी दुनिया में बनी। हालांकि हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है वो तो बेहद वैभवशाली है, इसके बावजूद आज की तारीख में हमने ये सारी चीज़ें अचीव की हैं। आपको क्या लगता है कि इस G20 के सम्मेलन से भारत की उन महिलाओं को, उन लड़कियों को क्या हौसला मिलेगा जो इंटरप्रेन्योर के इस फील्ड में आगे आना चाहती? इसको मैं 2 तरीके से जवाब देना चाहूँगी। इस G20 की वजह से और जो मोदी जी का सपना है डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047, कुछ सालों पहले जब हम विदेश जाते थे घूमने के लिए या सैर के लिए, तो वहाँ पे जिस तरह से इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे, खाने के प्रॉब्लम होते थे, बीमार पड़ते थे वहाँ जब सीखने जाते थे, आज इंडियंस को वर्ल्ड वाइड एक रिस्पेक्ट मिलती है। हर जगह हमारी तरह का खाना मिलता है। अगर हम यूके में ही देखने जाए तो यूके के प्रधानमंत्री जी आज इंडियन है, अमेरिका में भी वही इंडियन ओरिजिन के हैं। तो यूएस में भी काफ़ी हद तक इंडियंस वहाँ पे सेटल हो चुके हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ हमारी पॉपुलेशन हो, तो चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि इस G20 समिट की वजह से इंडिया को जो आज रिस्पेक्ट मिल रहा है वो काबिल तारीफ है और इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। जो बिजनेस डील्स हुई उस G20 समिट में, इसमें जैसे कि दंडवती जी ने बताया कि एक इंडियन, एक भारतीय उद्योजिका महिला हो या पुरुष हो, जिस कंफर्ट के साथ आज बाहर के देश में काम कर पा रहा है, वो शायद पहले उतना आसान नहीं होता था। तो जैसे उन्होंने बताया कि पैर को यहाँ रखते हुए हम पूरी दुनिया आज ये कर सकते हैं। आज हम लंदन में ऑफिस खोलने का सपना देख सकते हैं, न्यूयॉर्क में ऑफिस खोलने का सपना दे सकते हैं। ये सपना हम इसलिए देख पा रहे हैं एक उद्योजक बनने के बावजूद कि G20 जैसे समिट हो रहे हैं, जिसका फायदा हर एक, चाहे वो MSME हो या बड़ा व्यापारी हो, हर एक को होगा। बिल्कुल भी। तो चाहे वो MSME हो या कोई भी बड़ा उद्योग हो या छोटा उद्योग हो, लेकिन फायदा तभी हो पाता है। अमित जी, एक छोटा सा सवाल मेरा ये था कि बात आ गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत के संकल्पना को साकार करने में MSME कितनी सहायक भूमिका निभा सकता? हम आत्मनिर्भर का अगर थोड़ा सा एक डीप में जाके समझें मतलब जी, तो वो है कि हम कुछ चीज़ें तो अभी अपने देश में कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ों पे हम बाहर डिपेंडेंट हैं। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि सपोज हम एक कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो शुरुआत में होता था कि कार सीधे हम इंपोर्ट करते थे, फिर CKD मॉडल आने लगा कि कार को हम अलग अलग उसके जो पार्ट्स हैं वो लेके आए और यहाँ असेंबली करें। फिर होने लगा कि चलो बॉडी यहाँ बना लेते हैं और बाकी चीज़ें, और इंजन बाहर से लेके आएंगे जी। लेकिन जिस दिन वो इंजन भी यहीं बनेगा, बॉडी भी यहीं बनेगी, टायर भी यहीं बनेगा, असेंबली भी यहीं होगी, तब वो पूरा आत्मनिर्भर
बन के आएगा। तो ये आत्मनिर्भर का कोर डेफिनेशन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बड़े कॉर्पोरेट हैं वो बड़े संयंत्र और इक्विपमेंट तो बनाने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनकी वायबिलिटी, कमर्शियल वायबिलिटी है। लेकिन अगर एक ही बड़ी कंपनी वो सब कुछ बनाने लगे, इंजन भी वो बनाए, स्पार्क प्लग भी वो बनाए, छोटी सी कार में कोई नॉब लगती है या कोई नट बोल्ट लगता है वो भी खुद बनाए, वो सही कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में कमर्शियली डाउन हो जाएं, वो फिर सस्टेनेबल नहीं होगा। तो उसको सस्टेनेबल अगर हमें रखना है तो बड़े कॉर्पोरेट कुछ बड़े स्टेप लेते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए जो हजारों उनके सप्लायर, वेंडर और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो एमएसएमई होता है। तो वहां से एमएसएमई को सपोर्ट मिलता है और जो आत्मनिर्भर है ये एक्चुअल में इनडायरेक्टली एमएसएमई के लिए ही बना है। क्या बात है। तो जिस विषय पे, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत दरअसल उसी का को सपोर्ट, आत्मनिर्भर भारत बनाने में जो सबसे बड़ा सपोर्टिंग रोल अदा कर सकता है वो एमएसएमई है। हम दंडवती जी के पास जाएंगे एक सवाल के साथ कि आज की तारीख में कारोबार यानी बिजनेस में किस तरीके के इनोवेशंस चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले अमित जी एक छोटा सा सवाल ये है, हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि एमएसएमई और स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों के बीच का रिश्ता बड़ा प्यारा सा होता है, खट्टा मीठा होता है, और एक आम दर्शक के तौर पे, एक आम नागरिक के तौर पे हमेशा लोग डरते हैं कि भाई स्टॉक एक्सचेंज में हमें बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब पैसा डूब जाए और हम बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाए। तो हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि क्या इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। तो पहले क्या होता था, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में, जो बीएसई हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, यहाँ पर केवल बड़े कॉरपोरेट, बड़े उद्यम जो हैं जिनका कुछ 1000 करोड़ का टर्नओवर है, प्रॉफिट भी बहुत है, उनके एम्प्लॉयज की संख्या भी बहुत है, इस तरह के जो उद्यम है केवल वो ही जाके वहाँ लिस्ट होते थे और लिस्ट होके वहाँ से पैसा उठाते हैं। लिस्ट होने का मतलब सूचीबद्ध होना। हाँ, सूचीबद्ध होना मतलब कि वो जाएं और स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध हो जाएं और वहाँ अपने कुछ शेयर्स जो हैं वो पब्लिक को बेच दें और पब्लिक से जो वो पैसा मिलता है, जो निवेशकों से, इन्वेस्टर्स से जो पैसा मिलता है, उसको कंपनी के ग्रोथ में यूज करें और उससे और ज्यादा ग्रो करें। और ग्रो करने के बाद जिन पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है, जिन इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया है, उनको उसका लाभ मिले, उनको उसका रिटर्न मिले। ये मैं थोड़ा एक ऐड करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कि पब्लिक से पैसा लेके बिजनेस करना, ये इक्विटी साइड बोलते हैं हमारे भाषा में। हाँ। अभी छोटे जो उद्यमी है, ठीक है, उनको एक ही तरीका मालूम है, बैंक से कर्ज उठा के बिजनेस करना, डेट फंडिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये बैंक जब कर्जा देती है उसको एक लिमिटेशन है, आपको कोई गिरवी रखना पड़ता है। जी, ठीक बात। घर गिरवी रखना पड़ेगा या कोई खेत गिरवी रखना पड़ेगा। तो एक गिरवी रखने का भी छोटे उद्यमी के लिए एक लिमिटेशन है जो स्ट्रगल करके ऊपर आ रहा है। जी जी। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है या लिस्टिंग जो है, जो अमित जी बता रहे हैं, इसमें ये पैसा इन्वेस्टर छोटे छोटे है, वो पैसा कंपनी में देते हैं, जिसके ऊपर कोई बैज या कोई रिटर्न देना नहीं पड़ता है। उससे और एक बड़ा बेनिफिट अमित जी ऐसे हो रहा है कि जो उद्यमी है जो लिस्टिंग कर गया, तो नॉर्मली ये एसएमई का रूल है कि 25% आपका शेयर है, भाग है, वो आप डाइल्यूट करो, वो दे दो पब्लिक को, लेकिन 75% उद्यमी के पास रहेगा। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब सूचीबद्ध हो जाएगी कंपनी और आपका शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू करेगा, स्टॉक मार्केट में, तब जाके आपका जो नेटवर्थ है, आपकी जो संपत्ति है, जी, वो 15 से 20 गुना बढ़ जाएगी। क्या बात। यस, यानी उद्यमी अगर 1 करोड़ का मुनाफा लेता है एक साल में जी, और वही उद्यमी अगर लिस्टिंग हो गया तो वही मुनाफा 20 करोड़ हो जाएगा। अरे, मैं बराबर बोल रहा हूँ? मतलब करेक्ट। इसको इस तरह से समझें कि जी उसमें मैं ये बोलूंगा कि वो लाभ नहीं है, वो वेल्थ है, संपत्ति। तो अगर हम बोलें कि जब मैं बिजनेस को केवल प्रॉफिट के लिए कर रहा हूं, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट आया तो वही मेरी संपत्ति है, वही मेरी वेल्थ है। लेकिन जब मैं उसको स्टॉक मार्केट में ले जाता हूं तो उसको हम वैल्यूएशन में कन्वर्ट कर देते हैं, एक एंटरप्राइज वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे पहले कंपनी की वैल्यू बुक वैल्यू होती है, टेक्निकल टर्म है थोड़ी सी,
हमारी जो फाइनेंशियल बुक्स हैं उसमें कंपनी के सारे एसेट्स की वैल्यू कितनी है वो बुक वैल्यू होती है, और वो अगर 1 करोड़ है तो स्टॉक मार्केट में जाने पे वो 15-20 गुना 30 गुना तक हो सकती है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन हो जाता है और वो वैल्यूएशन के हिसाब से जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल जो वेल्थ है कंपनी की वो अनलॉक हो जाती है और वो बढ़ जाती है, वो ही इसका फायदा है। तो पहले ये केवल बड़े कॉर्पोरेट करते थे, अब पिछले 10 साल से बीएससी और एनएससी ने एनएससी इमर्ज और बीएससी एसएमई 2 प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जहां पे जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, एसएमईज हैं, वो भी जाके वहां पे लिस्ट हो सकते हैं, सूचीबद्ध हो सकते हैं और वहां से फंड रेज कर सकते हैं अपनी इक्विटी के अगेंस्ट में बिना किसी डेट फंडिंग के, और उसको यूज कर सकते हैं अपनी ग्रोथ में और वहां से अपनी ओवरऑल वेल्थ को अनलॉक कर सकते हैं। बिल्कुल भी। तो किस तरीके से पैसा स्टॉक एक्सचेंज से बनाया जा सकता है, इसके गुर अगर सीखने हो आपको तो आपको दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ बने रहना पड़ेगा। तन्वी जी, एक छोटा सा सवाल, बहुत ही जनरल सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि आम तौर पे व्यापार को, बिजनेस को, इंटरप्रेन्योर को एक मेल डोमिनेटेड एक उपक्रम के तौर पे एक देखा जाता है। एक महिला होने के नाते, और अभी तो काफ़ी कम उम्र है आपकी, तो इस उम्र में आपने इतने मुश्किल रास्ते पे आपने कदम रखा, तो कदम कहीं लड़खड़ाए नहीं आपके? मैं जब एक महिला एंटरप्रेन्योर बनी तो 23 साल की थी। मेरे हिसाब से अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा रखता है तो वो जितना जल्दी इसमें आ जाए और जितना जल्दी इसको समझ ले, तो आप आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक फाउंडेशन सेट करते हो। मैंने अपनी गलतियां ज़रूर की, जैसे आपने बताया कि मेल डोमिनेटेड एक इंडस्ट्री है ये पूरी जी। तो अगर हम उस तरह से ना सोचें, अपनी सोच को बदले, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को अपनी सोच में प्रोग्रेस करना चाहिए कि एक महिला एंटरप्रेन्योर को अलग से ना देखे और पुरुष एंटरप्रेन्योर को अलग से ना देखे, उन्हें समान देखे। तो किसी भी महिला उद्योजिका के लिए ये दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी काम करने के लिए। मेरे कदम ज़रूर लड़खड़ाए, हर किसी के लड़खड़ाएंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो तो हर किसी के लड़खड़ाएंगे। बट इवन अगर कोई जॉब भी करता हो या व्यापार हो या बड़ा उद्योगपति हो, अगर उसे अपना काम समझ के करे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो भले आप नौकरी कर रहे हो या आप उद्योजक हो, आपको अपना काम समझ के वो करना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ोगे। ओनरशिप फीलिंग, ये काम मेरा है जी, ये कंपनी मेरी है, ये उद्यम मेरा है, ये जब आएगा एक ऐसी फीलिंग आएगी, एक ऐसी भावना रहेगी, तब ये उद्यमी और बड़ा उद्यमी हो जाए। कदम लड़खड़ाते हैं, कोई भी नया काम आप करेंगे, कुछ करना चाहेंगे, लीक से हट के चलना चाहेंगे, तो यकीनन आपके कदम लड़खड़ाएंगे। लेकिन उन लड़खड़ाते कदमों को अपने हौसलों से थाम लेना, जब आप थाम लेते हैं, अपने कदम जमा लेते हैं, उसके बाद प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होता। और तन्वी जी, दंडवती जी ने जो बात कही है, उसके सार में सिर्फ इतनी ही बात है कि अगर आप अपने काम में ईमानदारी बरतते हैं, अपने काम के लिए आप कमिटेड हैं, अगर आप में वो प्रतिबद्धता है, वो जुनून है, कुछ हासिल करने का जज्बा है, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती, आपको पीछे नहीं कर सकती। आपके कदम आगे आगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे। दंडवती जी, एक सवाल जो मैंने कहा था कि अमित जी के बाद में आपसे करूंगा, वो सवाल ये है कि आज के इस कारोबारी युग में, आज का जो दौर है, हम 21st सेंचुरी में है, हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें नई नई तरीके से हो रही हैं, पुरानी परंपराओं को हम तोड़ करके नए नए रास्ते हम बना रहे हैं। तो क्या कारोबार में कुछ नए इनोवेशंस हो रहे हैं? बिल्कुल जी। एक हमारे क्षेत्र का मैं उदाहरण देता हूं, जैसे हम सड़क निर्माण में है, कंसल्टेंसी में है, उसी का एक भाग है ट्रैफिक सर्वे, वाहतुक गणना, उसके 2 भाग है। टोल प्लाजा आपने देखे होंगे, ठीक है, जहां हम पथकर जिसको बोलते हैं टोल टैक्स लेते हैं। तो रास्ते पे अगर आपने देखा होगा 20 साल पहले टोल प्लाजा जब पहले बने थे नए नए, तब
उसमें जो साहित्य लगता था, इक्विपमेंट लगता था, वो पूरा विदेश से आयात होता था। ठीक, पूरा जी। उसका कॉस्ट, मैं खुद इंडस्ट्री में हूं, उसका कॉस्ट शुरुआत में एक टोल प्लाजा में 5 करोड़ के आसपास लगता था। अच्छा। लास्ट ये 8-10 साल में उसमें थोड़े थोड़े सहूलियत सरकार ने देके उद्योग को, देशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ चेंजेस दिए जी। आज की तारीख में वही टोल इक्विपमेंट जिसे बोलते हैं, वो टोल इक्विपमेंट जिसमें मेन कंप्यूटर का रोल रहता है, जी, जी, जी। ये टोल इक्विपमेंट अभी भारत में बन रहे हैं और 5 करोड़ की जगह खाली 50 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, और वो खर्चा भारत में ही रह रहा है। तो इतना बड़ा चेंज आ गया ये 8-9 साल में। दूसरा है बांधकाम क्षेत्र में हम पुल का भी निर्माण करते हैं, तो पुल के निर्माण में बहुत सारे अटेम्प्ट रहते थे कि जो हमें विदेश से लाने पड़ते थे, उसके लिए पहले टाइम जाता था काफी लाने के लिए, और पैसा भी जाता था। ये दोनों अभी देश में बन रहे हैं। एसएमई सेक्टर वाले बहुत सारे लोग यहाँ बना रहे हैं। हरियाणा में कुछ फैक्ट्रीज है, कुछ पुणे में फैक्ट्रीज है, ये बेरिंग की, एक्सपांशन जॉइंट्स की, ये सब बना के भारत में ही बन के भारत के ही निर्माण काम में ये लग रहे हैं, और पैसा भारत में ही रह रहा है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आ गया है। इसका एक मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, इसका एक श्रेय जाता है ये सरकार को भी, जिन्होंने स्वतंत्र विभाग की निर्मित की, जिसको MSME डिपार्टमेंट बोलते हैं। पहले ये डिपार्टमेंट नहीं था। आज की तारीख में केंद्र सरकार में ये कैबिनेट मिनिस्टर फुल टाइम है, वहां केंद्रीय मंत्री है, और ये पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा विभाग है, ये MSME के लिए ही काम कर रहा है। इसलिए MSME की अच्छी बढ़ोतरी हो रही है देश में। तो रील के इस दौर में युवाओं का रोल कैसा हो? बड़ा ही संक्षेप में, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल हमारे सारे युवाओं के लिए है। तो पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जब तक लोग एक दूसरे से ना मिले आमने सामने, तब तक कोई डील नहीं होती थी, या मिलना नहीं होता था, या दोस्तों से सालों बाद मुलाकातें होती थी। आज सोशल मीडिया की वजह से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब की वजह से लोग काफ़ी पास आ गए हैं। चाहे आप अमेरिका में बैठे हो, इंडिया में हो, चाइना में हो, यूके में हो, आप कभी भी फ़ोन उठा के किसी से भी आप बात कर सकते हैं। रील्स के इन ज़मानों में उद्योजकों की भी बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। जैसे एक कि उनकी जो विजिबिलिटी है, आज ध्रुव कंसल्टेंसी इंडिया तक या मुंबई तक सीमित नहीं है, वो दुनिया भर में है। स्टॉक एक्सचेंज के भी वजह से दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के स्टूडियो में बैठा हुआ है। यस, तो अमेरिका में भी बैठ के लोग हमारी कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। दूरदर्शन हमारे स्टेक होल्डर भी है जी। तो फॉरेन लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उससे विजिबिलिटी बढ़ती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप आपके ऑडियंस से बात कर सकते हैं। आज पहले घरों घरों में टीवी नहीं होता था, आज मोबाइल पे भी आप मोबाइल पे टीवी है, वीडियो कॉल में आप कुछ भी, किसी को भी देख सकते हैं, क्या प्रोग्रेस हो रही है। और वायरल ये जो कॉन्सेप्ट है, तो जैसे आज कोई भी फोन उठा के अपना वीडियो शूट करे, रील बनाए, और बस वो दूसरे दिन वायरल हो जाता है। तो अपनी जो अंदर की कला और आपके जो पोटेंशियल है, इस सोशल मीडिया के ज़माने में इतना प्रोत्साहन मिला है इन लोगों को कि वो घर बैठे बैठे भी आज यूट्यूब पे वायरल हो जाते हैं और फेमस बन जाते हैं, सोशल मीडिया पे हो जाते हैं और पैसे भी कमा रहे हैं उससे। तो आई थिंक, और उद्योजकों के लिए भी अपनी कंपनी को मार्केट करना, ये कॉस्ट इफेक्टिव वे है कि आप बहुत इससे पैसे बचते थे। आपको एक पेपर में पहले ऐड देना पड़ता था, आज भी वो काफ़ी एक्सपेंसिव ये है। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप खुद को मार्केट करते हो तो वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे है। To serve our fellow countrymen by developing
begun. दंडवती जी, एक आखिरी एक संदेश है हमारे दर्शकों के लिए कि जो दर्शक एमएसएमई के जरिए उद्योग जगत में अपने कदम जमाना चाहते हैं, अपने अर्थ के जरिए वो अपने परिवार का, अपने समाज का और अल्टीमेटली अपने देश के नवनिर्माण में अपनी एक महती भूमिका निभाना चाहते हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या है? दो संदेश है। एक है, जब आप उद्यमी बन रहे हो तो आप अकेले का, आपके फैमिली का मत सोचो। आप ऐसा उद्यमी बनो कि जो 1000 लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सके। तो ये एमएसएमई के माध्यम से बन सकता है। दूसरा है कि सरकार ने इतनी बड़ी सुविधाएं दी है, एक स्वतंत्र विभाग निर्माण करके सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। अमित जी को मालूम है, बहुत सारी सहूलियतें बैंक ने एसएमई सेक्टर में दी है। इनफैक्ट बहुत सारे नेशनलाइज बैंक्स में, इवन प्राइवेट बैंक्स में एसएमई का अलग से विभाग निर्माण किया गया है। एसएमई के लिए स्पेशल कंसेशंस है जो आम आदमी के लिए, आम बिजनेस के लिए नहीं है। तो इसका आप फायदा उठाओ। पहले तो ये आजकल वेबसाइट में, जैसे तन्वी ने बताया, सब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन फिंगर टिप, हाथ के मोबाइल में सब है। तो आप थोड़ा तहकीकात करके अगर पता करेंगे कि एसएमई के लिए बैंकों ने क्या क्या सुविधाएं दी है, वो सुविधाएं आप जरूर लो। जैसे कि कम दर के ब्याज में आपको कैपिटल दे रहे हैं, कोलैटरल जो देनी पड़ती थी वस्तुएं हमें, जी, हाँ, तो वो अभी आज की तारीख में जरूरत है लेकिन कम है। तो बहुत सारा प्रोत्साहन ये डेट मार्केट से, यानी बैंकों की तरफ से आ रहा है। इक्विटी मार्केट, अमित जी ने बताया, इक्विटी मार्केट में स्टार्टअप को भी आजकल आम लिस्टिंग में लेके जा सकते हैं। वहां से भी आप पैसा बिजनेस के लिए बना सकते हैं। बिजनेस ऐसा बड़ा बनाओ कि 1000 लोगों के लिए रोजगार पैदा करें। 1000 लोगों के लिए रोजगार दीजिए, समाज का निर्माण कीजिए, देश का निर्माण कीजिए। दंडवती जी, आप आए और आपने इतनी खूबसूरत जानकारी दी, इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी, आपका भी शुक्रिया। तन्वी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Collaborate.